शाम के सूरज ने जंगल के घने पत्तों पर लंबी छाया डाली, एक जंगली और अज्ञात भूमि जहां कुछ ही लोग चलने की हिम्मत करते थे। हवा नमी से भारी थी और कीड़ों और पक्षियों की आवाजें आर्द्र हवा में भरी हुई थीं। इस जंगल के भीतर एक छिपा हुआ समुदाय रहता था, एक प्राचीन जनजाति जो ऊंचे पेड़ों और घुमावदार नदियों के बीच सदियों से पनप रही थी। यह आधुनिक सभ्यता से अछूता स्थान था, जहां प्रकृति और उसके निवासियों के बीच सामंजस्य पवित्र था। इस विशाल अदम्य जंगल के मध्य में योद्धाओं का एक समूह रहता था, जिन्हें जंगल के पहरेदार के रूप में जाना जाता था। ये योद्धा रक्षकों से कहीं अधिक थे। वे संतुलन के संरक्षक थे, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि प्राकृतिक व्यवस्था बरकरार रहे। अपनी भूमि की रक्षा के लिए हथियार चलाने वाले अधिकांश लोगों के विपरीत वॉचर्स के पास कोई भाला या तीर नहीं था। इसके बजाय उन्हें अवलोकन और सूक्ष्म हस्तक्षेप की कला में प्रशिक्षित किया गया। उन्हें जंगल के प्राणियों की गतिविधियों, उसकी वनस्पतियों के विकास और उसके पानी के प्रवाह को समझने, सभी जीवन के बीच शांति बनाए रखने का काम सौंपा गया था। पहरेदारों के बीच तम नाम का एक युवा योद्धा प्रमुखता से उभर रहा था। इस भूमिका के लिए तमा ने अपना पूरा जीवन प्रशिक्षित किया था। उसकी गहरी आंखें तेज थी और उसका दिमाग उससे भी तेज था, अपने आसपास के सबसे छोटे बदलाव को तुरंत नोटिस करने के लिए। हर सरसराती पत्ती, हर दूर जानवर की आवाज उसके लिए मायने रखती थी। वह हमेशा जंगल की शांत लय को महसूस करने में सक्षम था, एक सिम्फनी की तरह जिसे केवल वह सुन सकता। हालांकि तम का उदय आंतरिक संघर्ष के बिना नहीं था। चूंकि जंगल में नियम थे और पहरेदार उनका सख्ती से पालन करते थे, तम अक्सर उनसे पूछताछ करता। उनके गुरु एल्डर नारी, एक अनुभवी और बुद्धिमान चौकीदार, ने हमेशा सिखाया था कि प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप अंतिम उपाय था। एक दर्शन तम को अपनाने में कठिनाई होती। तमा ने जंगल में पीड़ा देखी। शिकारियों द्वारा जानवरों का शिकार किया गया, मजबूत प्रजातियों द्वारा पौधों का गला घोंट दिया गया, और यहाँ तक कि उसके साथ ही आदिवासी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनकी निष्क्रियता का मार्ग वास्तव में सर्वोत्तम मार्ग था। एक उमस भरी सुबह, जैसे ही सूरज ऊपर की घनी छतरियों से छंटने लगा, एल्डर नारी ने केंद्रीय समाशोधन में वॉचर्स की एक बैठक बुलाई। नारी के लिए इतने व्यस्त समय में वॉचर्स को बुलाना असामान्य था। जंगल मौसमी परिवर्तन के बीच में था और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत काम करना था कि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहे। जैसे ही दर्शक एकत्र हुए, नारी का झुर्रियों वाला चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर दिखाई देने लगा। उनके हाथ उनके पूर्वजों की लाठी पर टिके थे, जो उनके अधिकार और ज्ञान का प्रतीक था। हालांकि उसकी आंखें एक आसन खतरे की बात कर रही थीं। जंगल की गहराइयों में कुछ हलचल हो रही है। नारी ने गहरी और कर्कश आवाज में कहना शुरू किया, जो कुछ हमने पहले देखा है उससे कुछ अलग। समूह के किनारे खड़े तमा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में वन्य जीवन में असामान्य व्यवहार देखा था। पक्षी अपने घोंसले छोड़ रहे थे, रात के जीव दिन के उजाले में उभर रहे थे, और एक भयानक सन्नाटा जो रातों में छा गया था। लेकिन उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। नारी ने आगे कहा, ऐसी ताकत की फुसफुसाहट है जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देती। एक ऐसी ताकत जो जंगल से संबंधित नहीं है। देखने वालों ने एक दूसरे पर असहज निगाहें डाली। जंगल से बाहर किसी चीज का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करना अनसुना था। हमें जांच करनी चाहिए, नारी ने घोषणा की। उसकी नजर एकत्रित दर्शकों पर पड़ी। लेकिन हमें सावधानी से चलना चाहिए, यह अत्यंत सावधानी का मामला है। तम का दिल धड़क उठा। अंततः वास्तविक कार्रवाई करने का मौका, ये साबित करने का कि जंगल को निष्क्रिय अवलोकन से कहीं अधिक की आवश्यकता। उसने हाथ उठाया। बड़ी नारी, मैं जाऊंगी। आइए मैं एक टीम को गहरे जंगल में ले जाऊं और पता लगाऊं कि क्या हो रहा है। नारी की आंखें जिक से चमक उठी। तम कुशल था, हाँ, लेकिन वह युवा भी था और उसकी उत्सुकता अक्सर उसे जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती थी। हालांकि बुजुर्ग जानते थे कि उनके पास शीघ्रता से कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत अच्छा तमा, नारी ने आगे के गाड़ी के बोझ से भारी स्वर में कहा। लेकिन याद रखें, हम निगरानी करता है। हमारा उद्देश्य निरीक्षण करना है, न कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो हस्तक्षेप करना। जंगल जानता है कि खुद को कैसे सही करना है। तमा ने सिर हिलाया,
लेकिन अंदर ही अंदर वह आश्वस्त नहीं रहा। उस दोपहर तमा साथी निगरानीकर्ताओं के एक छोटे समूह के साथ निकली, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने तरीके से कुशल थे। मीरा एक उपचारक जो एक नज़र में पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य को पढ़ सकती। रिकू एक ट्रैकर जिसकी यहाँ तक की निगरानी करने की क्षमता थी, सबसे कमजोर निशान बेजोड़ था। और जिरो एक अनुभवी योद्धा जो जंगल के कई परीक्षणों से गुजरा था। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, पेड़ ऊंचे होते गए, उनकी शाखाएं आपस में जुड़कर लगभग अभेद्य छत बनाने लगी। वे जितना आगे बढ़ते गए, जंगल की परिचित आवाजें उतनी ही कम होती गई। उनकी जगह एक अस्थिर शांति ने ले ली, यहाँ तक कि हवा भी जंगल के इस हिस्से से बचती दिख रही। हाँ, रिकू फुसफुसाया, नीचे झुककर और टूटी हुई शाखाओं की एक श्रृंखला की ओर इशारा करते। हाल ही में यहाँ से कुछ गुजरा। तमा राह का अध्ययन करते हुए रिकू के पास घुटनों के बल बैठ गई। टूटी हुई शाखाएं असामान्य थीं। अधिकांश जंगल प्राणियों के लिए बहुत ऊंची, इतनी ताकत से टूटती थी कि बड़ी ताकत का पता चलता था। यह सामान्य नहीं है, मीरा ने बुदबुदाया। उसका हाथ पास के एक पौधे की पत्तियों को सहला रहा। पौधों को भी गलत लगता है, वे मुरझा रहे हैं, लेकिन बीमारी का कोई संकेत नहीं है। समूह ने चिंतित भावों का आदान प्रदान किया। तमा भी इसे महसूस कर सकती। यहाँ जंगल की धड़कन अनियमित थी, मानो कोई चीज उसके जीवन को खत्म कर रही हो। हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, तमा ने आग्रह किया। ये जो कुछ भी है, ये करीब है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बेचैनी की भावना बढ़ती गई। हवा घनी हो गई, लगभग दम घुटने वाली, और पेड़ों से एक अजीब प्राकृतिक गंध आने लगी। ये एक ऐसी गंध थी जिसे उनमें से कोई भी नहीं पहचान सकता। धात्विक, तीखी और जंगल के लिए अलग। अचानक जीरो ने अपना हाथ उठाया और समूह को रुकने का इशारा किया। आगे घने झाड़ियों के बीच से उन्हें एक साफ रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन यह कोई प्राकृतिक समाशोधन नहीं था, इसे बनाया गया था। पेड़ों को तोड़ दिया गया था, उनके तने ऐसे बिखर गए थे मानो विशाल हाथों से फाड़ दिए गए हों। जमीन जगह जगह झुलस गई थी। तबाही के केंद्र में एक विशाल धातु की संरचना थी जो देखने वालों ने पहले कभी नहीं देखी। समूह सावधानी से आगे बढ़ा, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। संरचना आयताकार थी, जो कुछ अजीब चमचमाती धातु से बनी थी, जो पेड़ों से छनकर आने वाली मंद रोशनी को प्रतिबिंबित कर। यह धीमी, अप्राकृतिक ध्वनि के साथ गुनगुनाता था और इसकी सतह पर अजीब प्रतीक अंकित हो गए थे। ये क्या है? मीरा फुसफुसाई, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता, तमा ने जवाब दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। लेकिन यह यहाँ का नहीं है, यही चीज जंगल को परेशान कर रही है। रिकू ने संरचना का चक्कर लगाया, उसकी तेज निगाहें जमीन पर नजर डाल रही थीं। यहाँ ट्रैक है, उन्होंने कहा। भारी, अप्राकृतिक, और वे जंगल में और भी अंदर चले जाते हैं। तम की मुट्ठियां भिंज गई। ये महज एक असंतुलन से कहीं अधिक था। ये एक आक्रमण था। कोई न कोई व्यक्ति इस वस्तु को जंगल में ले आया था और ये अपने आसपास की हर चीज में जहर घोल रही थी। हमें इसे नष्ट करना होगा, तमा ने अपनी आवाज में दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, चिरो ने हस्तक्षेप किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हम नहीं जानते कि ये क्या है या क्या करने में सक्षम है। अगर हम बिना समझे हस्तक्षेप करेंगे तो हम हालात को और भी बदतर बना सकते। जीरो के स्वर में सावधानी पर तमा भड़क गया। यही बात उसे वॉचर्स के बारे में निराश करती थी। हमेशा इंतजार करना, हमेशा देखना, बहुत देर होने तक कभी कार्रवाई नहीं करना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। तमा ने पलटवार किया। हम यूं ही खड़े रहकर इसे घटित हुए नहीं देख सकते। बुजुर्ग नारी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, धैर्य का आग्रह कर रहे थे। लेकिन तम की प्रवृत्ति ने उसे अन्यथा बताया। जंगल कार्रवाई की मांग कर रहा था। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, तमा संरचना के पास पहुंच गया। वह ठंडी धातु पर अपना हाथ रखकर आगे बढ़ा। तुरंत उसके शरीर में एक झटका सा दौड़ा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने प्रकाश की चमक, मशीनों और विनाश की समझ से परे छवियां देखीं और फिर सन्नाटा। तम हांफते हुए, लड़खड़ाते हुए वापस चला गया। बाकी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। क्या हुआ? मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने कुछ देखा, तमा बुदबुदाया। उसका दिमाग दृश्यों का अर्थ समझने के लिए दौड़ रहा था। मशीनें, विनाश, एक युद्ध। ये किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जीरो ने भौहें चढ़ा दी। हमें इसकी सूचना एल्डर नारी को देनी होगी।
हम अधिक जानकारी के बिना कार्रवाई नहीं कर सकते। तम बहस करना चाहता था, लेकिन दृश्यों ने उसे हिला दिया था। कुछ अंधेरा होने वाला था और उसे एहसास हुआ कि शायद वह खतरे की पूरी सीमा को समझ नहीं पाया है। अनिच्छा से उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे जंगल से होकर वापस आए, उन्होंने जो कुछ खोजा था उसका बोझ उन पर भारी पड़ गया। तम का मन सवालों से गिर गया। वह संरचना क्या थी, कहाँ से आया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चौकीदारों को क्या करना चाहिए था। जनजाति की सुरक्षा में वापस। बुजुर्ग नारी ने ध्यान से सुना जब तमा और उनकी टीम ने जो कुछ देखा था उसे बताया। हर शब्द के साथ बुजुर्ग का चेहरा और अधिक परेशान हो गया। यह कोई सामान्य धमकी नहीं है, नारी ने अपनी बात खत्म करने के बाद गंभीरता से कहा। यह वस्तु, चाहे वह कुछ भी हो, हमारी दुनिया से संबंधित नहीं है। यह प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा नहीं है। तम को प्रतिशोध की लहर महसूस हुई। अंततः नारी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार कर रही थी। हमें शीघ्रता से कार्य करना चाहिए, तमा ने आग्रह किया। अगर हमने इसे अभी नष्ट नहीं किया तो ये जंगल को निगल जाएगा। हालांकि नारी शांत रहा। विकल्पों पर विचार करते समय उसकी बूढ़ी आंखें दूर हो गई।